अभी बेटा देखो, संविधान में हम लोग किनारे की ओर हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हम जैसे पढ़ा लेंगे हम फिर अर्थव्यवस्था शुरू कर देंगे, यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी 8:30 बजे से आपकी इकोनॉमिक्स शुरू हो जाएगी, भूगोल जो चल रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी। और फिर मैं देखता हूँ एक्चुअल में मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है बेटा, तो जुलाई उलाई जैसे पार हो जाती है तो फिर हम अपने मित्र को बुला देंगे हिस्ट्री पढ़ाने के लिए। सब कुछ पढ़ाएंगे बेटा, बस अपने सिस्टम से पढ़ाएंगे। चलिए, यानी इतना तय है कि इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, संविधान के बाद यहाँ पे। तो ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। जो ऑफलाइन आना चाहेंगे ऑफलाइन आएंगे, और जो ऑनलाइन लेना चाहेंगे लेंगे। अभी हमने लॉन्च किया नहीं है, लॉन्च कर देंगे। तो पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पे चर्चा होगी। बहरहाल, तो अभी जिस पे चर्चा होनी है उस पे चर्चा हो जाए भाई। जरा साउंड ऑन देख लो बेटा। लग रहा है हमारे ऑनलाइन वाले सब बाढ़ वाले इलाके के हैं क्या बच्चे? हाँ, उधर ही के ज्यादा हैं। तो कोई परेशानी नहीं बेटा, हम बात करते हैं। तो हाँ, ऑनलाइन से ये जरूर फायदा हो गया है कि डायमेंशन बड़ा हो गया है। बिहार से, लखनऊ से, दिल्ली से, बिजनौर से, उत्तराखंड से, देहरादून से बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अ, क्या चर्चा हो रही थी बेटा, याद दिलाइए। हैं? हाँ, यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा आर्द्रता एवं वर्षण, प्रेसिपिटेशन। तो उसमें कुछ नाम आया था, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिपीट कर लूँ। जैसे एक नाम आया था संतृप्त वायु। बोलिए नहीं, महसूस करिए मैंने क्या कहा था। एक नाम मैंने लिया था ड्यू पॉइंट। दिमाग में रखिए किसको ड्यू पॉइंट कहते हैं, बताना नहीं है, आप समझ रहे हैं। और फिर एक नाम मैंने लिया था संघनन, कंडेंसेशन। कम से कम 3 नाम पे चर्चा हुई थी। तो चूंकि संघनन से सरोकार है तो थोड़ा सा बात करेंगे बेटा। एक्चुअल में जो संघनन है वो प्रक्रिया तब शुरू होगी जब तापमान उषांक बिंदु के नीचे आए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि फिर वायु उस जलवाष्प को संभाल नहीं पाएगी, क्योंकि आखिरी सीमा तक तो ले ही लिया है। अब टेम्परेचर घटाओगे आप, तो अब जलवाष्प उसके पास सरप्लस होने लगेगा, तो उसे वो क्या करेगी बेटा, लौटाएगी। लौटाने वाली प्रक्रिया एक होती है, प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन होता है। और मैंने आपको बताया था संघनन के विविध रूप हैं, मुझे लगता है लिस्ट हम लोगों ने बना रखा है। तो अगर आप अनुमति दें तो थोड़ी थोड़ी बात हो जाए, जो एकदम क्लियर हो उसको ना लिखा जाए। पहले मुझे चर्चा कर लेने दीजिए, और फिर जहां आपको कंफ्यूजन दिखेगा कि नहीं नहीं सर इसको लिखवा दीजिए, वहां हम 2 लाइन लिखवा देंगे। पहला है क्या बेटा, ओस। हेडिंग तो बना ही लो ना, ओस। बच्चे बड़ा नाराज होते हैं जब उनको लगता है नहीं खाली बताएंगे लिखवाएंगे नहीं, लिखवा देंगे भाई। ड्यू। अच्छा, आजकल ओस दिख रही है क्या? ओस आजकल सुबह सुबह दिख रही है? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत। लेकिन मुझे लगता है शीतकाल में, विंटर में तो एकदम भरपूर मात्रा में दिखती है। और कहीं अगर लॉन ऑन में हरी हरी घास वगैरह है तो आप देखो लगभग लगता है बारिश हुई है, बूंदें उस पर दिख जाती है। ऐसा क्यों होता है? वर्षा काल के उपरांत शीतकाल प्रारंभ होता है। जो हमारे यहाँ ऋतु का चक्र है, ग्रीष्म काल है, वर्षा काल है, शीतकाल है। तो वर्षा काल के बाद ही शीतकाल शुरू होता है ना बेटा। वर्षा काल में वायु में आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, नमी बहुत बढ़ जाती है, और ये नमी लिए दिए प्रवेश करती है शीतकाल में, ठंडक के समय। ठंडक में आपको पता है कि रातें बड़ी होती है, रात की अवधि बड़ी होती है, और सूर्य की किरणें तिरछी भी पड़ती है, इसलिए तापमान की प्राप्ति भी कम होती है। तभी तो विंटर आता है बेटा। तो जाड़े की लंबी रातें जब होती हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि धरातल बहुत ठंडे होने लगते हैं। ये जो फर्श है बहुत ठंडा हो जाता है,
यानी धरती का जो सरफेस है वो बहुत शीतल होने लगता है, बहुत ठंडा होने लगता है। और नहीं तो अगली जाड़ा में प्रैक्टिकल करिएगा, नंगे पर थोड़ा चलने की कोशिश करिएगा, बहुत ही ठंडा धरातल हो जाता है ना बेटा। अब होता यह है कि धरातल से जो संपर्क वाली वायु होती है, यानी वह वायु जो धरातल को छू रही होती है, वो भी ठंडी होना शुरू होती है। और मैंने आपको बताया था, चूंकि वायु उष्मा की बैड कंडक्टर होती है, कुचालक होती है, इसलिए वो हीट को या ठंडक को ट्रांसफर नहीं करती, अकेले झेलती है। अगर ऐसा होने लगता तो फिर ट्रांसफर हो जाता है। क्योंकि जो नीचे की सरफेस पे वायु होती है वो फंस जाती है और वो धरातल के संपर्क में आती है। बोल नहीं रहे? तो अब वो भी ठंडी होने लगेगी। ठंडी होते 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 उसका टेम्परेचर घटना शुरू होता है। टेम्परेचर घटते घटते वो ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाती है, उष्णांक बिंदु तक तापमान पहुंच जाता है, यानी वायु संतृप्त हो जाती है। अब टेम्परेचर उष्णांक बिंदु से जैसे ही नीचे आता है तो संपर्क वाली वायु अपनी नमी को सरफेस पे छोड़ देती है। ठीक वैसे ही जैसे ग्लास के चारों तरफ आपकी बूंदें उत्पन्न हो जाती है। ठंडा पानी आप निकालते हो तो ग्लास के चारों तरफ छोटी छोटी ड्रॉपलेट क्रिएट हो जाते हैं। बिल्कुल ओस वाली ही घटना हो रही है, बस वो सरफेस पे ना होके आपकी ग्लास के चारों ओर हो रही है, क्योंकि ग्लास के चारों तरफ की वायु जो उसके आसपास है वो ठंडी होना शुरू होती है, ड्यू पॉइंट तक जाती है। अब टेम्परेचर जैसे ड्यू पॉइंट के नीचे आता है, उसका सरप्लस जो मॉइस्चर है वो उसी सरफेस पे छोड़ देती है। ये जो घटना है बस ग्लास वाली घटना का व्यापक रूप समझ लो। वो घटना ग्लास के चारों तरफ होती है, ये घटना पूरी सरफेस पे हो जाती है, लेकिन घटना वही होती है। क्लियर? बट 2 लाइन लिख लो, क्लियर रहे, काहे के लिए जल्दबाजी किया जाए। लिखें, धरातल को स्पर्श करती हुई वायु शीतकाल की लंबी रातों में, धरातल को स्पर्श करती हुई वायु शीतकाल की लंबी रातों में ठंडी होने लगती है। तापमान उष्णांक बिंदु तक पहुंचता है, ड्यू पॉइंट तक पहुंचता है। क्लियर है बेटा? यदि उसका तापमान उष्णांक बिंदु के नीचे होने लगे तो यदि उसका तापमान उष्णांक बिंदु के क्या बेटा नीचे होने लगे तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तथा धरातल पर बूंदें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। धरातल पर बूंदें ड्रॉपलेट स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। इसे ही हम ओस कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? ओस या ड्यू कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बस वो गिलास वाली घटना दिमाग में रखना, वो जो घटना गिलास पे हो रही है वो घटना पूरे सरफेस पे हो जाती है, क्योंकि पूरा सरफेस ही ठंडा हो जाता है। क्लियर है बेटा? मुझे नहीं लगता कोई बड़ा इसमें अड़चन वाला मामला दिख रहा है। क्लियर है? अगली हेडिंग बनाइए, पाला, फ्रॉस्ट। अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा समझिए, फिर लिख लीजिएगा। ओस तक तो हम लोग चले ही गए। अरे ओस तक का मामला तो समझ में आ गया। धरातल को छूती हुई वायु ठंडी होने लगे, डी पॉइंट को पाले। अब टेम्परेचर डी पॉइंट से नीचे हुआ नहीं तो उसके अंदर का मॉइस्चर अब बाहर फिजिकली दिखेगा, जो बूंदों की शक्ल में
आप देखते हैं घासों पे, पौधों पे आपको ओस नजर आती है, मिट्टी पे नजर नहीं आती। एब्जॉर्ब कर लेती भाई मिट्टी, इसलिए नजर नहीं आती, नहीं तो वहां भी पॉलिथीन लगा दो आपको दिख जाएगी। ओस पड़ती नहीं है, ओस बनती है। जैसे गाँव में देखते हो लोग कहते हैं जाड़े ओड़े में जब शाम होने लगती कहते हैं जल्दी से जाइए वो ओस पड़ने लगेगी। ओस पड़ती नहीं है बेटा, ओस वहीं क्रिएट होती है, बनती है, सरफेस पे बनती है। ये ग्लास के चारों तरफ जो बूंदें आती हैं वो कहीं से पड़ती थोड़ी हैं, वो वही क्रिएट होती है, वही बनती है ना बेटा, वही हालत है वहां पे। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो। टेम्परेचर उष्णांक बिंदु के नीचे तो आया, लेकिन बहुत नीचे नहीं आ गया, तो जो मॉइस्चर है वो जल के रूप में दिखता है। तापमान उष्णांक बिंदु के नीचे आए और रात्रि के किसी काल में तापमान उष्णांक बिंदु के नीचे आते आते 0 डिग्री तक चला जाए, तो जो पानी है ना वो फ्रिज हो जाएगा, वो जम जाएगा, और जब वो जम जाएगा ओस नहीं, फिर वो पाला कहलाता है ना बेटा, एकदम फ्रिज होने लगता है। और आप देखते हो एक पतली पतली बर्फ की परत जैसी पतली पे दिखने लगती है। ये बहुत नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है, बहुत कॉमन घटना नहीं है, लेकिन जाड़े की लंबी रातों में कुछ देर के लिए इसकी संभावना दिख सकती है। अच्छा, बर्फ की एक बड़ी विचित्र खासियत है कि पानी जब जमता है तो अपना आयतन बढ़ा लेता है। पानी जब फ्रिज होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, यानी बर्फ का आयतन पानी के आयतन से ज्यादा होता है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसी कारण बर्फ पानी पे तैरती है। बोल नहीं रहे? तो अब जाड़े की लंबी रातों में ये होता है कि पानी तो बन गया, ओस तैयार है, पत्तों पे मौजूद है, और रात के किसी कालखंड में किसी प्रहर में तापमान अगर नीचे हुआ तो फिर वो ओस फ्रिज होने लगती है, जमने लगती है, और उसको कहते हैं पाला। और पाला जब पड़ता है तो फसलें तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। सुना है? क्यों? नहीं, लेयर से तो कोई बहुत तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि अभी मैंने बोला कि जब पानी बर्फ बनेगा तो अपना आयतन बढ़ाएगा। तो छोटी क्लास में कहीं पढ़ा होगा, सामान्य विज्ञान वगैरह, तो आपने पढ़ा होगा कि ठंडे जो राष्ट्र है, कोल्ड कंट्री है, इसमें जाड़े के दिनों में वाटर सप्लाई की पाइप फट जाती है, अगर लोहे के हों तो। इसलिए सरकार बहुत सतर्क है, अब आजकल प्लास्टिक की पाइप बिछाती है। अगर वो फ्रिज भी हो जाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, फ्रिज में हम लोग पानी रखते हैं बॉटल में, सभी घरों में रखा जाता है, वो पानी की बॉटल प्लास्टिक की होती है। क्या शीशे की बॉटल मार्केट में नहीं मिलती क्या? मिलती है। और प्लास्टिक के बारे में तो बड़ी दुनिया भर की कहावतें भी आजकल मार्केट में हैं कि उसमें प्लास्टिक के पार्टिकल शामिल हो जाते हैं जो हेल्थ के लिए हाइजेनिक नहीं होते। तो ग्लास का रखो ना बेटा, वो कोई रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ। ग्लास का जो बर्तन होता है उसके अंदर रखे किसी भी चीज के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो पानी की बॉटल इस बार मार्केट से शीशे वाली खरीदिएगा। क्यों? काहे नहीं खरीदते? मिलती ही नहीं। मिलती है, लेकिन सामान्य रूप से आप नहीं देखोगे कि पानी की बोतल जो फ्रिज में रखी जाती है वो ग्लास का कहीं आपको सेट में मिल जाए। प्लास्टिक वाली तो खूब पैक कर करके सेट में 6-6 बोतल और ऐसे ऐसे करके मिलता है। लोगों को ये लगता है कि ग्लास का शायद इसलिए नहीं रखा जाता, उसको टूटने उठने की संभावना होती है। जैसे बाहर निकाले पानी वानी पी रहे हैं, कहीं गिर गया टूट गया, ना 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 भैया, हम बता रहे हैं घर पे करके देखिएगा। करेंगे? हाँ कर लीजिएगा। एक शीशे की बोतल ले लीजिएगा, बढ़िया साफ वाफ करके, और उसमें एकदम पानी भरिएगा। घर वालों को बताइए कि आज के बाद से हम प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं पिएंगे, हम अब शीशे वाले बोतल के पानी पिएंगे, क्योंकि इसमें प्लास्टिक नहीं डिजॉल्व होता। और उसको फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर कभी वो ज्यादा ठंडा हुआ और पूरी बोतल अगर बर्फ बनी, एक तमाशा होगा आपको फ्रिज में। नहीं तो एक काम करिएगा ना, पानी भर के फ्रीजर में डाल दीजिएगा ताकि कन्फर्म बर्फ जम जाए।
और फिर बाहर निकालिएगा, ठंडा कर करके, गर्म कर करके पीजिएगा। नहीं नहीं, अगर फ्रीजर में रखोगे तो मुझे लगता है एक आधे घंटे के अंदर आपके घर में एक धमाका होगा, धड़ाम, और जाके देखेंगे तो चिथड़े उड़ गए हैं बॉटल के, वो फट जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, क्योंकि बर्फ है ना, अपना आयतन बढ़ाएगी और ग्लास को तोड़ देगी। प्लास्टिक की बॉटल में बाय द वे गलती से बर्फ जम भी जाती है तो चूंकि वो अपना आयतन वैतन एडजस्ट कर लेता है थोड़ा सा, है ना भैया जी। तो ये बड़ी भारी परेशानी है कि बर्फ जब बनेगी तो अपना आयतन बढ़ा लेगी। एक चीज बताइए, सारे स्पेसीज, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, बने तो कोशिका से है ना। अरे पढ़ेंगे साइंस वाइंस भैया जी, थोड़ा धैर्य रखिए। तो कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में है पानी, 80%। अच्छा, कॉमन सेंस का भी प्रयोग नहीं करते हो आप पढ़ते समय, तो थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करिए। आप पढ़ते हो कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 70 से 80% करीब पानी होता है। एक 100 किलो का आदमी हो, जिम वम जाता हो, डोले सोले 3 पैक 4 पैक लेके चलेगा, वजन कितना है? 100 किलो। 80 किलो वो खाली पानी है। सुन रहे हैं आप? 100 किलो का आदमी बड़ा भारी भरकम दिखेगा, और 80 किलो 75 किलो वो सिर्फ और सिर्फ पानी है, पानी, पानी का बुलबुला है आदमी। तो कहाँ है 80? अरे 80 लीटर पानी कम नहीं होता भैया। 20 लीटर की एक तो बाल्टी होती है, 4 बाल्टी पानी। अरे 20 लीटर की बकेट आती है ना, 4 बकेट पानी है आप, अगर 100 किलो वजन है तो। एक ने कहा हम 80 किलो के हैं सर, तो बताइए कितना पानी? 60 किलो, 3 बाल्टी करीब पानी हो। आखिर ये 3 बाल्टी पानी, 3 बकेट पानी 20-20 लीटर का है कहाँ? कहाँ छुपा हुआ है शरीर में? एक ने कहा सर पेट में है। अरे पेट में टंकी लगी है भैया 60 लीटर की। पानी हमारी एक एक कोशिकाओं में विद्यमान है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप थोड़ा कल्पना करो ना कि एक 100 किलो का आदमी बड़ा ऐंठन दिखाता है, 100 किलो हमारा वजन है, पानी हो पानी, कुछ नहीं हो, 80 किलो तो पानी हो। कुल मिला के 15-20 किलो का मामला है, जिसमें आप प्रोटीन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कैल्शियम फैल्शियम सब मिला के हो। तो किसी बात का प्राउड मत करना मित्र, किसी दिन सुई चुभ जाएगी, सारा पानी बाहर निकल जाएगा, है ना, बच जाओगे पिचके हुए गुब्बारे जैसे, है ना। तो ये है मनुष्य। तो एक एक कोशिका में पानी है बेटा, प्लांट की कोशिका में यही है। जब फ्रिज होगा तो कोशिका का पानी भी जमेगा, और जब वो पानी जमेगा तो और कुछ करेगा नहीं करेगा, कोशिका को फाड़ देगा, नष्ट कर देगा, फसलें बर्बाद हो जाएगी। क्लियर है? सारे कोशिकांग खत्म हो जाएंगे, कोशिकाओं की जो सेल वॉल वगैरह है सब कहानी खत्म। तो पाला जो है नष्ट कर देता है फसल को। तो पाले से बचने का क्या उपाय है? पूरे खेत को रजाई बढ़ा दो। हाँ, फ्रेश वाटर खेत में भर दीजिए। अगर बचने का कोई उपाय है तो शायद यही उपाय है, शायद बच जाए। तो फ्रेश वाटर से खेत को भर दिया जाता है, क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी है कि न ये जल्दी गर्म होता है न ये जल्दी ठंडा होता है, शुद्धता बनाए रखेगा। फसल बचनी होगी तो शायद बच जाए। और पानी डेफिनेटली जब आप भरोगे खेत में, तो टंकी का पानी तो नहीं भरोगे। मैंने नहीं देखा किसी किसान के पास इतनी बड़ी टंकी कि अपना 2 बीघा खेत भर दें। तो डेफिनेटली ऐसा वो फ्रेश वाटर से करेगा, ताजे पानी से करेगा। और विंटर में ताजा पानी ठीक ठाक गर्म होता है, पूरे खेत से भाप उठती रहती है, वेपर निकल रहा होता है ना बेटा। तो चलो कहानी तो आगे बढ़ गई, लेकिन हम लोग को पाले तक रुकना है। लिखें, ओस तथा पाले में मुख्य अंतर यह है कि ओस तथा पाले में मुख्य अंतर यह है कि ओस तथा पाले में मुख्य अंतर यह है कि जहां ओस की स्थिति में तापमान उष्णांक बिंदु के नीचे आता है,
उषांक बिंदु के नीचे आता है किंतु हिमांक बिंदु तक नहीं जाता। किंतु कहां बेटा? हिमांक बिंदु के नीचे नहीं जाता। ठीक है बेटा। यदि शीतकाल की लंबी रातों में तापमान हिमांक बिंदु तक पहुंच जाए तो हिमांक बिंदु के पास पहुंच जाए तो ओस जम जाती है, जिसे हम पाला कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पाला कहते हैं। क्लियर है? अब आइए कोहरा। कोहरे को क्या कहेंगे बेटा? फॉग, FOG। ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, इसको भी थोड़ा समझ लें, फिर लिखिएगा। इस बार घटना धरातल पे नहीं होगी। धरातल पे तो जो हो रहा है सो होता ही रहेगा, ओस और फलाना धमाका जो हो रहा है। कभी कभी ये होता है कि जो हमारे धरातल के ऊपर भी तापमान घटना शुरू हो जाता है, और ऐसा तभी होता है जब ठंड थोड़ी सस्टेन करती है, ठंडक थोड़ी लंबे समय तक चलती है, तो धरातल के ऊपर का भी तापमान घटने लगता है। और अगर उसमें नमी विद्यमान हो, कभी नोटिस आपने किया है, कभी कभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है फिर भी कोहरा नहीं होता। ये सब तो अनुभव की चीजें हैं। कभी कभी आप देखो ठंडक बहुत होती है लेकिन कोहरा बिल्कुल नहीं होता, और कभी कभी ठंड थोड़ी कम भी होती है तो भी कोहरा खूब हो जाता है। ऐसा काहे हो जाता है? अगर ठंड से कोहरा होता, जब टेम्परेचर बहुत कम होता, उस दिन डिपेंड करता है कि पवन का प्रवाह कौन सा चल रहा है। अगर पूर्वा पवन का प्रभाव हुआ, ये नमी लेके चलती है, मॉइस्चर इसके साथ होता है, कम ठंडक में भी आपको कोहरा दिख जाएगा। यानी हवा में पर्याप्त नमी भी तो होनी चाहिए ना बेटा। अगर पर्याप्त नमी नहीं होगी तो फिर कोहरे का दृश्य नहीं होगा। तो यहाँ हमारे यहाँ तो हवा के रुख पे निर्भर करता है कि कोहरा कब होगा। अगर पूर्वा है और ठंडक बढ़ी तो सर्दियां जानो भयानक कोहरा होगा, क्योंकि उसके साथ नमी है ना बेटा, तो वायुमंडल में नमी फैल जाती है। और होता यह है कि धरातल के ऊपर ही तापमान जब घटना शुरू होता है तो वायु में विद्यमान जो जल वाष्प है वो अब उनकी मजबूरी है कि ड्यू पॉइंट के नीचे टेम्परेचर आएगा, उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। वो छुप के नहीं रह सकते, वो बाहर निकलने लगते हैं, और फिर वो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट है वो वायुमंडल में इधर से उधर तैरना शुरू करती है, जिसे हम कहते हैं कोहरा। हाँ, एक मजेदार बात है कि ये आपस में चिपकने का गुण नहीं रखती। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि आपस में चिपक के बारिश करने लगे। बारिश का दृश्य दिखेगा आपको लेकिन कोहरे में नहीं दिखेगा, कुहासे में दिखेगा, मिस्ट में दिखेगा। वो क्यों दिखेगा हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आप कोहरे में कोहरा देखे हो ढंग से कभी? जब आप हाँ, मैं ध्यान नहीं दिया आपने। अरे, पेड़ से सेब टूट के गिरते हुए सबने देखा, न्यूटन ने ध्यान से देखा। तो ध्यान से मेरा मतलब है थोड़ा ध्यान से देखिए। जाड़े के दिनों में जब आप सड़क पे चल रहे होते हो और संध्या काल हो रही होती है, अचानक सड़क के किनारे लगता है धुआं आ रहा है, और भ्रम होने लगता है कि धुआं ही है। छोटे छोटे प्लॉट में आपको देखते उड़ता हुआ दिखाई देना शुरू होता है, और हम लोगों को लगता है कि शायद कहीं धुआं हुआ है। वो धुआं नहीं है, वो फॉग है। अब क्रिएट होना शुरू हो गया। पार्टिकल बहुत महीन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमें भ्रम होने लगता है कि जल नहीं, ये तो धुएं धुएं के पार्टिकल हैं। और उसमें देखने की क्षमता आपकी बुरी तरह से प्रभावित होती है। अचानक उड़ता उड़ता कोई आपकी गाड़ी के सामने आ गया तो सड़क पे कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी दिखाई नहीं देता।
वो तो जैसे जैसे रात्रि प्रखर होती जाती है उनका प्रभाव बढ़ता जाता है, अब वो चारों ओर घेरना शुरू कर देते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, आपके शरीर पे नहीं चिपकेंगे, कहीं नहीं चिपकेंगे, लेकिन सड़क पे कुछ भी देखने नहीं देंगे। तो कहा जाता है फॉग में पार्टिकल बहुत छोटे बनते हैं, एक दूसरे से चिपकने का बिल्कुल गुण नहीं रखते, और जितने छोटे होते हैं आपकी दृश्य पारगम्यता उतनी ही बाधित होती है, देखने की क्षमता उतनी ही बाधित होती है। सबसे कम हमको दिखाई देता है इनका फॉग में। गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है ना, वो सड़क तक नहीं पहुंच पाती, वो पूरी एक फिल्म की तरह से आपकी गाड़ी के सामने ही मौजूद होते हैं, और लगता है पूरी लाइट यही फैल रही है, सड़क तक तो कुछ जाने, सब स्कैटर्ड कर देते हैं, यानी प्रकटित कर देते, सारा का सारा प्रकाश वहीं का वहीं बिखेर देते हैं। इसलिए इससे बचने का एक ही उपाय होता है कि आपकी गाड़ियों में मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, एक वर्णीय प्रकाश हो, और इसमें एक वर्णीय प्रकाश वह हो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा हो। तो वेवलेंथ ज्यादा तो लाल की होती है, अगर साइंस पढ़ा है तो लाल लाइट लगवा लीजिए, आगे लाल पीछे लाल, और फिर लाल लाल हो जाएगा बहुत जल्द ही, है ना। तो लाल नहीं लगाते बेटा, क्योंकि आगे लाल तो सबसे बढ़िया प्रकाश है, लेकिन आगे इसलिए लाल नहीं लगाते कि सामने वाला बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा कि आ रहा है कि जा रहा है, क्योंकि बैक लाइट तो पूरी दुनिया में रेड बनाई जाती है। अब आगे भी लाल लगा दोगे तो सामने वाला तो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए उसके करीब वाली वेवलेंथ को फिर चुन लिया जाता है। जैसे आप देखते हैं पीला रंग ज्यादा यूज करते हैं, अरे पीला नारंगी लाल ये तीन ठो तो बचा है, कभी कभी हरा रंग भी लगा लेते हैं, तो ब्लू लाइट भी यूज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया काम करती है बेटा येलो लाइट और ऑरेंज। तो ऑरेंज से भी हम लोग घबराते हैं क्योंकि झटके में लाल तरह का दिख सकता है, तो ऑरेंज और रेड का तो प्रयोग नहीं करते, लेकिन येलो का प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। और देखोगे जितनी बढ़िया फॉग लाइट होती है वो येलो कलर की होती है, तो उसकी वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और उसकी रोशनी सड़क तक पहुंच ही जाती है, चाहे कोहरा कितना भी हो। क्लियर है बेटा, थोड़ा लिख लें। जब धरातल के ऊपर तापमान तेजी से घटने लगता है, जब धरातल के ऊपर तापमान क्या बेटा तेजी से घटने लगता है, तापमान उच्चांक बिंदु के नीचे आने लगता है, तो तापमान उच्चांक बिंदु के क्या बेटा नीचे आने लगता है, तो वायु में विद्यमान जलवाष्प के कण वायु में विद्यमान जलवाष्प के कण दिखाई देने लगते हैं। जिसे हम कोहरे के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा, कोहरे, फॉग के नाम से जानते हैं। इसमें बूंदों का आकार अत्यधिक सूक्ष्म होता है, इसमें बूंदों का आकार अत्यधिक छोटा होता है, एक दूसरे से चिपकने का गुण नहीं रखते, यानी ये ड्रॉपलेट एक दूसरे से नहीं चिपकते, एक कोलाइडल सॉल्यूशन जैसा बना लेते, एक दूसरे से चिपकने का गुण नहीं रखती, दृष्टि पारगम्यता, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विजिबिलिटी, दृष्टि पारगम्यता यानी देखने की क्षमता अत्यधिक घट जाती है, देखने की क्षमता अत्यधिक क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है, कम हो जाती है, दृष्टि पारगम्यता अत्यधिक कम हो जाती है। क्लियर है बेटा।
अब लिखें कुहासा, इंग्लिश में मिस्ट, MIST। तो ये क्या होता है बेटा, वो थोड़ा सुन लीजिए फिर लिखिएगा। कोहरा जब लंबा सस्टेन करता है, कई दिनों तक रहने लगता है, तो बूंदों के आकार थोड़े बड़े होने लगते हैं, साइज थोड़ी सी बड़ी होने लगती है, तब एक दूसरे से चिपकने का गुण भी रखते हैं ये। और ऐसी दशा में अगर आप बाहर निकलोगे तो आपके वस्त्र भी गीले होने लगते हैं। पेड़ों से बूंदें टपकने लगती हैं, पेड़ों के आसपास बारिश जैसा दृश्य होने लगता है। आकार बड़ी होने के कारण आपकी दृश्य पारगम्यता थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कुहासे में हम थोड़ा ज्यादा दूर तक देख पाते हैं, कोहरे में देखने की स्थिति बहुत घट जाती है। बस उसी का अगला चरण है बेटा, कोहरे का अगला चरण है कुहासा। जैसे 3-4 दिनों तक कोहरा सस्टेन किया, अब वो रूप धारण कर लेगा किसका बेटा, कुहासे का। और तब आप अगर जैकेट वैकेट पहन के या कुछ भी बाहर निकले, तो अब आपका कपड़ा थोड़ा गीला गीला हो जाएगा, कुछ भीगने जैसा हो जाएगा, है ना। अब ये चिपकने का भी गुण थोड़ा रखने लगते हैं, और पेड़ों से देखोगे तो खूब बूंदे टपकने लगते हैं, बारिश जैसा दृश्य देने लगते हैं। लेकिन जब बूंदों का आकार बड़ा हो जाता है, जब बूंदों का आकार क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है, तो ये धरातल से चिपकने लगती है, यानी सरफेस जो भी मिलेगा उसे चिपकने लगती है। वृक्षों आदि से बूंदें टपकने लगती हैं। इसमें देखने की क्षमता यानी विजिबिलिटी कोहरे से अधिक होती है, यानी फॉग से अधिक होती है। क्लियर है बेटा। तो कुल मिला जुला के बेटा एक ही खानदान के हैं दोनों जने, बस एक जने बड़े भाई हैं, एक जने छोटे भाई हैं, है ना। बाकी कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। अब अगला जो है वो थोड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, तो इस पे बात कर लेते हैं। हेडिंग बनाइए, स्मॉग। स्मॉग यही है ना बेटा, स्मोक प्लस फॉग। फॉग अभी पढ़ा आपने, तो एक तो ऑलरेडी फॉग में बूंदे बहुत छोटी होती, अभी आपने लिखा। और जब इसमें धुआं भी शामिल हो जाए तो वो कहावत एकदम से सही होने लगती है कि करेला नीम पे चढ़ा। एक तो करेला ऊपर से नीम पे चढ़ गया, तो एक तो भैया जी ये खुद ही आफत है, और इनके साथ शामिल हो गया धुआं। मोटर गाड़ियों के प्रदूषण से निकले हुए धुआं इसमें जब शामिल हो जाते हैं, तो फिर दिन में ही रात की सी स्थिति होने लगती है। गाड़ियों की हेडलाइट जला के चलें, और ये जाहिर सी बात है स्मॉग की स्थिति हर जगह नहीं होती, ये बड़े शहरों में ही घटना देखने को मिलती है, क्योंकि प्रदूषण वहीं पे ज्यादा मोटर गाड़ियों से होता है, और इसमें दृष्टि यानी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 2-1 मीटर तक दिखना मुश्किल होने लगता है। तो देखने उखने का मामला तो अपनी जगह पे है, लेकिन ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदेह है। कैसे है बात करेंगे, पहले लिख लीजिए। जब कोहरे के साथ प्रदूषणकारी गैसें भी सम्मिलित हो जाएं, जब कोहरे के साथ क्या बेटा, प्रदूषणकारी गैसें भी सम्मिलित हो जाएं, ब्रैकेट में धुआं लिख लो, स्मोक लिख लो, तो इसे स्मॉग कहते हैं। तो इसे क्या नाम देते हैं बेटा,
स्मॉग कहते हैं। ठीक है बेटा, यहां तक सही है। अब आइए, ये स्मॉग दो प्रकार का होता है, यानी टू टाइप ऑफ स्मॉग होते हैं, वो देखना होगा बेटा। एक को हम लोग कहते हैं केमिकल स्मॉग, एक को क्या कहते हैं बेटा, केमिकल स्मॉग, और एक को कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लियर है बेटा? इसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं और इसे सेकेंडरी कहते हैं, इसको द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। क्लियर है बेटा? ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ये बनता है और ये इसके बाद ही अब ये बाद में बनता है, तो बड़ी परेशानी है कि इसको फोटोकेमिकल क्यों कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल, तो फोटो अगर कहा जा रहा है तो इसके साथ कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा, कोई ना कोई घटना होगी। तो पहले जरा देख लें, जो केमिकल स्मॉग होता है इसके दो कंपोनेंट बड़े हैं। एक है बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, एक तो ये धुएं प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, दिखाई नहीं दे रहा बेटा पीछे से, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको कहते हैं, चलो हिंदी में ही लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आप सोच रहे होंगे कि ये कहां से आ जाता है, एक्चुअल में फाग में यही शामिल हो जाते हैं, कोहरे में यही शामिल हो जाते हैं। जब कोहरे में ये शामिल हो जाते हैं तो इनको स्मॉग कह देते हैं हम लोग, और ये प्राथमिक पोल्यूटेंट होता है। क्लियर है बेटा? ये बड़े खतरनाक है बेटा। 1952 में सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही लंदन में 5,000 लोग मर गए। ये बड़ी भयानक घटना है, यानी वहां पे केमिकल स्मॉग का असर हुआ था लंदन में, और 5,000 के आसपास लोग मर गए बेटा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। क्योंकि हमारे यहाँ अभी हाल हाल में हम लोग रईस हुए हैं ना, थोड़ा पहले से रईस हैं, तो हम मोटर गाड़ियां ठीक ठाक थी, अभी तो हमारे यहाँ थोड़ा प्रभाव दिख रहा है। सड़क पे जाके देखो ना, हम तो खैर 20 साल से यहाँ देख रहे हैं, 20 साल में ट्रैफिक में बेतहासा वृद्धि हो गई। बाईपास पे हम लोग जाते थे ना बेटा, तो इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थी। अभी बाईपास पे जाके देखो, लाइन लगी हुई है 4 व्हीलर की। तो जाहिर सी बात, अब सबके पास गाड़ी मोटर हो ही रहा है। जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास अब मोटरसाइकिल हो गई, और जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं होती थी अब उसके पास कार हो गई। तो अब देखो, अब तो बस यही कि हेलीकॉप्टर वगैरह कब हो, वो भी जल्द ही हो जाएगा। अब आप बहुत जल्द सुनोगे कि आजमगढ़ में कम से कम 50 लोग हैं जिनके पास अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर है। रईस हो रहे हैं ना हम लोग, भारत रईस हो रहा है, तो रईसी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना कुछ ना कुछ। मोटर गाड़ियां जब भी बढ़ेंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है धुएं में से। धुएं में से सबसे खतरनाक चीजें ये निकलती, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये जानलेवा होती है। तो ये जो पहला जाके मिलता है तो इसको तो हम लोग केमिकल स्मॉग कह देते हैं, प्राथमिक स्मॉग भी कह सकते हैं। ये वाला हो जाता है सेकेंडरी। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा लिखो बेटा तो आगे बढ़ा जाए। लिखें, इसे हम दो भागों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। पहला केमिकल स्मॉग। पहला क्या बेटा? केमिकल स्मॉग, यही लिखना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश किसी में आप यही लिखो, केमिकल स्मॉग लिखें। जब कोहरे के साथ नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड भी सम्मिलित हो जाते हैं
तो केमिकल स्मॉग उत्पन्न होता है। जो मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। जो मनुष्य तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यधिक क्या होता है बेटा? हानिकारक होता है, नुकसानदेह होता है। ये घटनाएं बड़े औद्योगिक शहरों में ही होती हैं। अब मुझे लगता है काहे होती हैं, आप समझ रहे हैं। अब गांव में थोड़ी होगी। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो बेटा? कोई बड़ा मुझे नहीं लगता बड़ा मुश्किल चीज है। मोटर गाड़ियां इस तरह का, एक्चुअल में जो हम लोग का ये फ्यूल है ना बेटा, ईंधन, अ, ये बहुत ठीक ईंधन नहीं है बेटा। जिसको हम लोग कहते हैं ना कार्बनिक पदार्थ, ये जमीन के नीचे से कार्बन को हम लोग निकालते हैं। इसमें खाली कार्बन ही नहीं होता, इसमें बहुत कुछ होता है ना। जब हम लोग इसको रिफाइंड करते हैं ना, रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, उसी से तो सब बन जाता है। डीजल भी उसी से, पेट्रोल भी उसी से, केरोसिन उसी से, मोबिल ऑयल उसी से, ग्रीस उसी से। लास्ट में जो सबसे कचड़ा बचता है, जिसको हम लोग कहते हैं चारकोल, जिसे सड़क बनाते हैं, अब ये सब के सब ज्वलनशील है। तो एक ही चीज से ये सब बनता है, और एकदम से सब क्लियर डिमार्केट नहीं हो जाता, लेकिन मात्रा अधिक होती है। इसका प्रभाजी आसवन किया जाता है, जिससे अलग अलग लेवल पे अलग अलग चीजें मिल जाती हैं क्रूड ऑयल से ही। लास्ट वाला जो सबसे वेस्ट मिलता है, उसको हम लोग चारकोल कह देते हैं, अलकतरा आप लोग कह देते हो। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सड़क बनाने में कर लेते हैं। अखिलेश, अरे यार ये देखो भाई, ये कोई मेहरबानी कर दिया इसमें। लाइव हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल को रोक दिया करो बेटा, नहीं तो दिक्कत होगी। कुछ कर नहीं पाओगे, उसको रहने दो, बस कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। चलो छोड़ो छोड़ो, नहीं कुछ और कर दोगे। चले, क्लियर है बेटा? तो कहने का मतलब यह है बेटा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है, और दिल्ली रह रह के बच रही है। खतरा यहां तक आके टल जा रहा है, तो भी एक कहर तो दिल्ली झेल ही रही है। ऊपर वाला ना करे कि अगले विंटर में दूसरा कहर झेल रहे, लाशें बिछ जाएंगी दिल्ली में। कह तो रहे हैं, और खेल तो खेल ही रहे हैं, राजनीति हो ही रही है। ये सब है बेटा खतरनाक है। तो एक आंकड़ा है बेटा मेरे दिमाग में लिखने, 1952 में, 1952 में लंदन में केमिकल स्मॉग, ब्रैकेट में जरूर लिखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से लगभग 5,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। लगभग कितना बेटा? 5,000 लोग मर गए। पांच हजार ज्यादा नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि हम लोग तो बहुत ठीक ठाक हैं। अरे लंदन के बारे में सोचो, और 1952 की हालत है। इसमें कितनी उनकी जनसंख्या है भैया? 6.5 करोड़ के आसपास उनकी जनसंख्या आज की डेट में। बात हो रही 1952 की, तो जनसंख्या काफी कम रही होगी।
और उसमें से अचानक 5,000 माइनस हो जाए। हमारे यहाँ तो 1,00,000 माइनस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्दी हम लोग स्वस्थ हैं। लेकिन वो छोटी जनसंख्या वाले देश में अगर 4-5 हजार लोग इकट्ठे मर जाएं तो उस देश की तो बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्लियर है बेटा? हमारे यहाँ तो मैं सुन रहा था जो गडकरी जी का बयान, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लगभग 1.5 लाख लोग हर साल मर जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। इतने तो कोविड से नहीं मरते हैं, मरे होंगे। तो हम लोग हेल्दी लोग हैं, मरते मरते रहते हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं। ठीक है, और मर के क्या करेंगे? 2.5 करोड़ रोज पैदा करते हैं, एक ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं भारत में रोज, तो मरे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ब्रिटेन में तो फर्क पड़ता है। क्लियर है बेटा? तबाही हो गई, तबाही। खैर वो सतर्क हो गए, इससे बचने का उपाय उन लोगों ने ढूंढ निकाला। लेकिन हमारे यहाँ भी बेटा कोई उपाय नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन भी बहुत बड़ा कारण है। जैसे मैं बताऊं, चूंकि मेरा परिवार इस बिजनेस में है तो चीज़ों को मैं बेहतर समझता हूँ। एक आपने देखा होगा कि पहले लिखा होता था पेट्रोल पंप पे अनलेडेड पेट्रोल, कभी देखा था लिखा हुआ? सीसा रहित पेट्रोल, कभी नजर पड़ी आपकी? वो पेट्रोल पंप पे लिखा होता था कि यहाँ पे सीसा रहित अनलेडेड पेट्रोल दिया जाता है। तो क्या पेट्रोल में सीसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है, लेड होता है। अब उसे प्यूरिफाई करके निकाल दिया जाता है, और वो और भयानक था। ये लेड जो होता था ना, वायुमंडल में फैल जाता था, हमारी सांसों से हमारे शरीर में चला जाता था, बड़ी विकृतियां पैदा कर देता था। तो खैर सरकार सचेत हो गई, अनलेडेड पेट्रोल बेचने लगी, कम से कम कागज में। लेकिन लेड वाले जितने कंपाउंड है ना, अभी भी मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। नेफ्था है, बेंजीन है, ये सब धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे हैं। इन सब का प्रयोग पेंट फैक्ट्री वगैरह में ज़्यादा किया जाता है। पेंट समझते हो? पेंट के बारे में आपने सुना है कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते, पेंट पानी में नहीं घुलता। उसके लिए हम लोग घोलक लाते हैं, खरीदते हैं ना पेंट की दुकान से। हाँ, तारपीन का तेल भी कह देते हैं। आप बोल दें कि भाई पेंट को घोलना है तो खुद ही दे देता है। वैसे कुछ लोग मिट्टी का तेल भी डाल देते हैं, तो उसमें कोई परेशानी नहीं, रिजॉल्व होगी। पेट्रोल डाल दो, कह तो रहे हैं, देखो घुलता है कि नहीं। अरे खानदान सब एक ही है, अब कौन पेट्रोल डाले भाई इतना महंगा? तो ये जो पदार्थ हैं वो वास्तव में नेफ्था और बेंजीन होता है ना बेटा? कोई तारपीन का तेल कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई सॉल्वेंट कह देता है, सबका अपना। ये बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है मार्केट पेट्रोल की जगह। अब कहाँ अनलेडेड पेट्रोल रह गया? कागज में यहाँ सब कुछ चलता रहता है, और यहाँ तो घमासान होगा ना कभी तो बड़ा कायदे से होगा। और दिल्ली उल्ली एकदम मुहाने तक पहुंच पहुंच के रुक रही है। ये खतरनाक है बेटा। कभी आपने विंटर में अक्सर आप पढ़ते हैं कि घर के अंदर अंगीठी जला के सोए और 4 लोग रह गए, प्रस्थान कर गए। अच्छा, आपको कभी नहीं लगता कि बड़े नालायक थे, जब उनको लग रहा था मर रहे हैं तो उठ के भाग जाना चाहिए था? पता ही नहीं चलता है, क्योंकि जब अंगीठी अंगीठी कमरे में जला लोगे कोयले वेले की, तो उसमें गर्माहट तो होगी, और वो धीरे 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 कार्बन, ये इसको थोड़ा डिटेल में अगर पढ़ेंगे बेटा तो बड़ा मजा आएगा आपको। एक्चुअल में हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमेशा संतुलन बना रहता है। ऐसा नहीं कि पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, उसका एक रेशियो बना रहता है। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड उस आदान प्रदान की प्रक्रिया को बाधित करने लगता है, और ऑक्सीजन का परसेंटेज धीरे धीरे घटने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये बढ़ते 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 पहले सेंसलेस करता है, और फिर बड़े प्यार से मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। बड़े बड़ी बढ़िया मृत्यु होती है। ये सब ऐसी चीजें हैं बेटा जो आपको सतर्क नहीं होने देंगी ना, आपको सावधान नहीं होने देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप मर रहे हो। और ये प्रदूषणकारी गैसें हैं जो फॉग के साथ, अच्छा फॉग ना होता तो बाहर चली जाती, फॉग इनके साथ दोस्ती कर लेता है कि कहाँ जा रहे हो यार, रहो इधर ही ना थोड़ी देर, हम भी है इधर ही।
बस इनकी गलवहियां हो जाती है, ऊपर नहीं जा पाते, उन्हीं के साथ बंध जाते हैं और फिर प्राणलेवा हो जाते हैं हमारे लिए। ये तो हो गया बेटा केमिकल स्मॉग। अब आते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग पे। इसको हम लोग द्वितीयक स्मॉग कहते हैं, सेकेंडरी स्मॉग कह देते हैं। हाँ, देख लेना, ये भी पूछ लेगा आपकी परीक्षा में। तो ये क्या मामला होता है, थोड़ा सुनिए। ये मोटर गाड़ियों में जो प्रदूषण होता है, तो इसमें एक पदार्थ और निकलता है, जिसको हम लोग शार्ट में कहते हैं VOC। पहले देख लीजिए फिर लिखिएगा। यानी ये तो है ही है, साथ ही साथ इसमें VOC, जिसको कहते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें नेप्था है, बेंजीन है, ये सब चीजें भी वायुमंडल में रिलीज होने लगती है। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी तो नहीं है, रिलीज हो, बहुत कुछ रिलीज हो रहा है प्रदूषणकारी। गड़बड़ी क्या होती है कि इनके साथ ये शामिल हो जाता है, माने नाइट्रस ऑक्साइड। किनके साथ बेटा? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ नाइट्रस ऑक्साइड जब मिलता है तो भी गड़बड़ नहीं होता। जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, इसमें रिएक्शंस हो जाता है। क्योंकि ये घटना सूर्य के प्रकाश में होती है, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। क्लियर है बेटा? और जब ये स्मॉग होता है तो होता क्या है बेटा, इसमें दो चीजें क्रिएट हो जाती है। तकलीफ हो जाएगी बेटा, ठीक है? अभी टेस्ट वेस्ट होगा ना तो पता चलेगा, ध्यान से पढ़ लीजिए। और 7 जन्म लग जाएंगे ढूंढ के पढ़ने में, तो आराम से पढ़िए। ये दोनों आपस में दो चीज बना देते हैं। एक बनाते हैं O3 और एक बनाता है ये पैन। जब पैन कार्ड बनवाना होगा तो संपर्क कर लीजिए, ठीक है? नहीं, इसका नाम है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ये बना देता है। और दोनों एक से बढ़ के एक आपके प्राणों के प्यासे हैं। ओजोन जब आपको मैंने पढ़ाया था कभी वायुमंडल में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कहा कि ओजोन दो जगह पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है और क्षोभ मंडल में नीचे 10%। वो यही फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये दोनों एक से बढ़ के एक जानलेवा है। ओजोन गैस, कितनी विचित्र बात है कि O2 से हमारी जिंदगी चलती है और O3 पल भर में जिंदगी ले लेगी। ये जहरीली गैस मानी जाती है और मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए भयानक जहरीली है O3। हाँ, इसको जहां होना चाहिए वहीं रहे, ये तो बढ़िया है, तब वो हमारे लिए लाभदायक है। बिजली है, इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, लेकिन जिंदगी लेने में भी माहिर है। नजदीक मत जाइएगा ज्यादा, आनंद लीजिए खाली। और बिजली के करीब गए ना तो प्राण चले जाएंगे आपके। तो O3 बुरा नहीं है, लेकिन O3 को जहां होना चाहिए वहीं वो अच्छा है, तब वो हमको अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है ना बेटा? लेकिन जब वो धरातल के करीब बनना शुरू हो जाती है तो हमारी सांसों से अंदर जाने लगती है, तब ये हमारे लिए घातक हो जाती है। तो थोड़ा लिख लो बेटा। हाँ लिखे। प्रदूषणकारी गैसों में विद्यमान, प्रदूषणकारी गैसों में विद्यमान नाइट्रस ऑक्साइड प्लस VOC, आप पूरा नाम लिखिएगा, वोलेटाइल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बहुत ढेर सारे हैं बेटा, इनका खानदान बहुत बड़ा है, इसलिए इनको VOC बोल के काम चलाया जाता है। लेकिन इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उनका नाम जरूर लिख लो ब्रैकेट में। बेंजीन, नेप्था, नेप्थेलीन कहते हैं, बेंजीन और नेप्था। बहुत बड़ा खानदान है बेटा इनका।
सबको इकट्ठे हम लोग क्या बोलते हैं? VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना बेटा। सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिससे ओजोन, ओजोन माने O3 तथा पैन, धड़ल्ले से यूज होता है ये नाम बेटा। पूरा नाम पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, हिंदी में लिख लो, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का निर्माण होता है। दोनों ही मनुष्यों के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। दोनों ही मनुष्यों के लिए अत्यधिक नुकसानदायक हैं, हानिकारक हैं। इसे हम द्वितीयक स्मॉग कहते हैं, सेकेंडरी स्मॉग कहते हैं। बस इतना सा पूछेगा, निम्न से द्वितीयक स्मॉग किसे कहा जाता है। इतने में ढेर सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगी। अगर नजर से नहीं गुजरा है तो परेशान हो जाएंगे आप। क्लियर है बेटा? अब हेडिंग बना लें। वर्षा है ना बेटा अगला? हाँ वही वही प्रेसिपिटेशन। तो आप हेडिंग बना लो वर्षा। वर्षा के प्रकार। अरे भाई कल टेस्ट के लिए आपको तैयार कर देना, वहां तक तो पहुंच ही जाए जो हम पूछेंगे। तो वर्षा के प्रकार, कल टेस्ट होगा राय साहब। संविधान में भी उपस्थित हो जाइएगा और भूगोल वाले में उपस्थित हो जाइएगा। संविधान में हम पूछेंगे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, और भूगोल में पूछेंगे वायुमंडल, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जो कंप्लीट आज हम करेंगे किसी हालत में। नहीं हालत में क्या, हो ही रहा है कंप्लीट, तो पहुंच ही रहे किनारे के ऊपर। वर्षा के प्रकार हेडिंग बना लें। वर्षा कितने प्रकार की होती है? धीमे धीमे, तेज तेज, रिमझिम, है ना? यही सब पढ़ना है। नहीं, इस पूरी धरती पर कहीं भी कभी भी अगर बारिश होगी तो तीन ही प्रकार में से किसी न किसी प्रकार की होगी, चौथा प्रकार नहीं होता। तो हम नाम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक को कहते हैं संवहनीय वर्षा, कन्वेक्शनल रेन। एक को कहते हैं पर्वतीय वर्षा, और एक को हम लोग कहते हैं चक्रवातीय वर्षा। कितनी बेटा? तीन। जब भी बारिश होगी इन्हीं तीन में से कोई ना कोई होगी। अब इन वर्षा के स्थान भी बड़े निर्धारित हैं, तो थोड़ा इस पे बात करते हैं बेटा और समाप्त करते हैं आज। लिखें वर्षा के प्रकार। पहला, पहला नहीं, तीनों का नाम पहले लिखो। पहला संवहनीय वर्षा, कोई पहला नहीं है, दिमाग में रखिए, कोई पहला हो सकता है। संवहनीय वर्षा। दूसरा पर्वतीय वर्षा। तीसरा चक्रवातीय वर्षा। ठीक है बेटा? जब भी बारिश होगी आपके यहाँ तो लिस्ट निकालिएगा, मिला के बताइएगा कौन वाली हो रही है। कोई वाली तो होगी, है ना बेटा? हमारे यहाँ जो वर्षा होती है भारत में या कहीं भी, थोड़ा उसको भी डिमार्केट किया जाए। अब प्रश्न ये है कि क्या पूरे विश्व में बराबर बराबर होती है, या पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी वर्षा होती है? तो हमारे मित्र तो बता रहे हैं पर्वतीय वर्षा। आप लोग भी कुछ सलाह देंगे? हाँ ना, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। पूरे विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, और पर्वतीय प्रकार की वर्षा कुछ स्पेशलिटी होती है, वो हम आपसे बात करेंगे। तो पहले लिख लो, एक एक को चर्चा करते हैं, कूद कूद के नहीं। पहला संवहनीय वर्षा।
लेकिन यह वर्षा उन क्षेत्रों में होती है जहां सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। जहां सूर्य ताप अधिक प्राप्त होता है। तो आपने कहीं बीच में मैंने आपसे चर्चा किया था कि विषुवत रेखा पर प्रतिदिन बारिश होती है, 365/365 साल भर बारिश होती है। क्लियर है? तो यह जो वर्षा होती है विषुवत रेखा पर, ये सारी वर्षा संवहनीय वर्षा होती है। यानी विषुवत रेखा पे प्रतिदिन जो वर्षा होती है, ये वर्षा संवहनीय वर्षा होती है और वर्षा का स्वरूप एकदम निर्धारित है। जैसे पूरा इनका टाइम टेबल बना हुआ है। सुबह खिली हुई धूप होगी, तीसरे प्रहर तक जाते जाते आपको बादल और वर्षा दिख जाएगी। यानी दोपहर तक ही कुछ मामला बिगड़ना शुरू होगा और तीसरे प्रहर तक जाते जाते बारिश होगी। शाम होते होते आकाश फिर स्वच्छ हो जाएगा, रात बादल विहीन होगी, बिना वर्षा के। अगले दिन सूर्योदय। ये क्रम साल भर प्रतिदिन चलता रहता है। एक बार यही पूछ लिया आपसे, वर्षा का क्रम पूछ लिया, वो कौन सा एरिया है जहां प्रतिदिन दिन के तीसरे प्रहर बारिश होगी। कुछ भी पूछेंगे आपसे, अगर आप चीज पढ़े हैं तो बताइए, और नहीं रटे हैं तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि किसी किताब में ये तो नहीं लिख के देगा। हाँ, पढ़ते समय नजर से गुजरेगा। लेकिन संपूर्ण विश्व में इस प्रकार की सर्वाधिक वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेशों में होती है, इक्वेटोरियल रीजन में होती है। अत्यधिक ताप के कारण संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं। अत्यधिक ताप के कारण क्या बेटा? संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, जो वर्षा का कारण बनती है। जो वर्षा का क्या बेटा? कारण बनती है। तो क्या बेटा? अगला लिखें, पर्वतीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय प्रकार की होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कौन होती है बेटा? पर्वतीय प्रकार की होती है। परंतु इस वर्षा की कुछ शर्त भी है, वो शर्त पूरी होगी तभी पर्वतीय वर्षा होगी। पहली शर्त ये है कि पर्वत होने चाहिए। पर्वतीय वर्षा है और पर्वत ही नहीं होगा तो फिर पर्वतीय वर्षा कैसे होगी? तो पहली शर्त है कि एरिया पर्वतीय होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि पवन का प्रवाह होना चाहिए, और तीसरी शर्त है कि पवन हमेशा पर्वतों के विरुद्ध होने चाहिए। अगर पवन पर्वतों के समानांतर होगा तो नहीं बारिश। राजस्थान में वर्षा न होने का सबसे बड़ा कारण यही है, वहां पवन की कोई कमी नहीं है। वहां अरब सागर की शाखा गुजरती है और यह शाखा बंगाल की खाड़ी से 3 गुना ज्यादा वर्षा करने की ताकत रखती है। लेकिन दुर्भाग्य खाली यह है कि अरावली उसके समानांतर हो जाती है, वो बारिश नहीं करती। बस अरावली की दिशा थोड़ी उलट होती ना तो हाहाकार मचा देती राजस्थान में, फिर कोई अरुस्थल मरुस्थल नहीं होता राजस्थान में। क्लियर है बेटा? देखिए, इस प्रकार की वर्षा के लिए पर्वतों का होना तथा पवन का अनुकूल दिशा में चलना महत्वपूर्ण है। अनुकूल दिशा आप समझ ही रहे हैं, अनुकूल दिशा में चलना आवश्यक है।
यदि पर्वत पवन के प्रवाह की दिशा के समानांतर होंगे तो पवन की दिशा के प्रवाह के समानांतर होंगे तो वर्षा नहीं होगी। इसके दो बड़े सुंदर उदाहरण है बेटा, दोनों जरूर लिख लें, भारत में ही विद्यमान है। पहला, राजस्थान में अरावली, अरब सागर के समानांतर, अरब सागर की शाखा, सॉरी अरब सागर नहीं, अरब सागर की शाखा के समानांतर होना। क्लियर है बेटा? दूसरा, कोरोमंडल तट, ब्रैकेट में लिखिएगा तमिलनाडु, कोरोमंडल तट का दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए समानांतर होना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लिए क्या बेटा? पैरेलल होना, समानांतर होना। इसका मतलब है कि वर्षा काल के तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे बारिश नहीं होती, होती है दूसरे ढंग से होती है। वो भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग ना, तो विस्तार से बात करेंगे। उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है ना, इससे नहीं होती। अभी ये से जो मानसून चल रहा है, इससे होती है वर्षा, सह्याद्री के पश्चिमी तटों पे भयानक बारिश होती है, लेकिन कोरोमंडल के तट पे बारिश नहीं होती, समानांतर होने के कारण। लिखें, पर्वतों के पिछले भाग में वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण वर्षा नहीं होती, ये ओट में पड़ जाते हैं, है ना। तो पर्वतों के दो किनारे होते, दो ढाल होते हैं, एक को कहते हैं विंड वर्ड भूगोल में, पवनाभिमुख, पवन विमुख। हिंदी और कंफ्यूजिंग है, तो हम समझा रहे हैं। एक ढाल वह जिधर से पवन आ रही है, और एक ढाल वह जो पवन के आने के विपरीत हो। तो जिधर से पवन आ रही होती है उस ढाल पे खूब बारिश होती है, लेकिन उस ढाल पे जो पवन के विरुद्ध हो, जिसको ली वर्ड कहते हैं, एक को विंड वर्ड कहते हैं, एक को ली वर्ड कहते हैं। ली वर्ड माने पीछे, नहीं समझ पा रहे हो? एक हमारे मित्र कह रहे हैं जी, तो जी का अर्थ ये भी होता है कि हाँ सही बोल रहे हैं। चले, तो पर्वत है ना, तो इसके दो ढाल हो गए। तो इधर से जो पवन आ रही है इसको बोलते हैं विंड वर्ड स्लोप, इधर खूब बारिश होती है, और इसको ली वर्ड कहते हैं, इधर बारिश नहीं होती। इसी को ज्योग्राफी में हम लोग बोल देते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो जोन। और यहाँ से कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैंगलोर में 250, मैंगलोर में तो पूरी दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। बोले बेटा? अरे मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में इससे अधिक वर्षा कहीं होती नहीं, चेरापूंजी में, मासिंगाम में। तो चेरापूंजी में जो वर्षा होती है विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है, और ठीक उसी के बगल में शिलांग में बारिश नहीं होती। कारण बस वही है कि ये इस तरफ है और शिलांग उस तरफ है, खासी की पहाड़ियों के, खासी की पहाड़ी के इधर मासिनराम है, और खासी की पहाड़ी के उस तरफ शिलांग है। शिलांग में वर्षा, अरे बेटा 1300 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। पूरी दुनिया में इतनी बारिश कहीं नहीं होती। मेघालय वघालय झूठ में थोड़ी नाम दिया गया है बादलों का घर है वो, ठीक है। दूसरा उदाहरण है कि मैंगलोर में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, मैंगलोर, और बेंगलोर में वर्षा नहीं होती। कारण यही है
वह सह्याद्री के पश्चिमी तटों की ओर है, इधर से हवा आती है, और यह सह्याद्री के इस तरफ है, पूरब की ओर है। तो जाहिर सी बात है बैंगलोर में कैसे बारिश होगी। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। हाँ लिखे, तो ये लाइन लिखा बेटा, पर्वतों के विपरीत ढालों पे वर्षा नहीं लिखा। हाँ, पिछले भाग या विपरीत भाग में वर्षा नहीं होती। इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो जोन कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? उदाहरण वगैरह इसलिए बताएं ताकि आपके दिमाग में रहे, अगर ऐसा कुछ पूछे तो। आगे बेटा, चक्रवाती वर्षा। इसमें बहुत कुछ पढ़ने वढ़ने के लिए नहीं है। अभी विपर्जॉय का नजारा देखा है आपने, तो बहुत कुछ पढ़ाना है नहीं, हाहाकार मचा देते हैं। लिखें, उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही चक्रवातों में वर्षा होती है। दोनों ही प्रकार के चक्रवातों में वर्षा होती है तथा शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के चक्रवातों में वर्षा होती है परंतु यह वर्षा चक्रवातों के अग्रभाग में होती है। परंतु यह वर्षा चक्रवातों के अगले भाग में होती है। ठीक है बेटा? तो अब जाके समाप्त हुआ आपका वायुमंडल। लग रहा था उधर ही खत्म हो गया वायुमंडल। भाई बेटा बड़ा टॉपिक है। कोशिश मैंने किया कि इसमें कुछ छूटे ना, महत्वपूर्ण चीजें आपको दी जाए, लेकिन पढ़ना तो तय पढ़ना हो गया वायुमंडल, ठीक ठाक हो गया। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे बेटा, वायुमंडल के बाद हम लोग शुरू कर देंगे जलमंडल। ठीक है? तो हाइड्रोफोबिया नहीं ना किसी को? पानी वानी से नहीं डरते हैं? ठीक है, समुद्र में घुसना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो तैयार रहिएगा, अगले हफ्ते में समुद्र में चलेंगे हम लोग। कल सिर्फ और सिर्फ टेस्ट होगा बेटा, फिर से हम रिपीट कर दें, और दोनों टेस्ट होगा कल ही, संविधान का भी होगा और भूगोल का भी होगा। और किसका किसका होगा वो हमारे मित्र बेहतर समझ रहे हैं।